अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तकरीब से खिताब कर रहे हैं। शनासाई होगी तो ही हम उनकी मदद कर सकेंगे और उनको हेल्प कर सकेंगे। सो ये चीज खाली फॉर लॉयर्स नहीं है, इवन फॉर जुडिशरी भी है कि हमने जो कुछ करना है कानून के मुताबिक करना है। हमने भी जो इंसाफ देना है वो कानून के मुताबिक देना है। लॉर्ड डनिंग का बड़ा मशहूर एक कोट है, देयर इज नो सच थिंग एज जस्टिस, देयर इज ऑलवेज जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ। हमने जो इंसाफ डिस्पेंस करना है वो कानून और कायदे से करना है, हर वक्त हर जगह अपने कॉन्शियस के हिसाब से नहीं करना। सो एज जज मैं हूं, चाहे कोई और मेरा साथी हो, कोई डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हो या मेंबर्स ऑफ द बार हो, हम सब के लिए कानून से शनासाई जरूरी है। और लॉयर्स इन पर्टिकुलर, चूंकि वो किसी का केस प्लीड करने आते हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट को असिस्ट करना है, उन्होंने आर्ग्यू करना है, उन्होंने बताना है कि एक खास किस्म के फैक्ट्स और खास किस्म के सर्कमस्टांसेस में किस तरीके से कौन कानून का इतलाफ होता है और उस कानून के हिसाब से उनका केस बनता है या नहीं बनता। ठीक है, सो मेरी रिक्वेस्ट है ऑल मेंबर्स ऑफ द बार से कि प्लीज कानून, लिटिगेंट, फैक्ट्स, इन सबको मद्देनजर रखें। हमारे बार काउंसिल के जो कोड्स हैं, एथिक्स हैं, उसके अंदर भी ये है कि आपने अपने लिटिगेंट को मिसगाइड नहीं करना, उसको कानून के मुताबिक गाइड करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर पब्लिक है। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरह शुरू में मैंने कहा कि जब हमने शिफ्टिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और आहिस्ता आहिस्ता उनको हमने हैंडल एंड टैकल किया। ये प्रॉब्लम्स ना खत्म हुई हैं ना होंगी। ये जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती जाएंगी हमने मिलके इनको रिजॉल्व करना है। हम जो जहां डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में से हो, चाहे हाई कोर्ट में से हो, हम भी बार में से ही हैं, हमारा ताल्लुक भी बार में से है, हम कोई अलहदा नहीं है, हम सब बार में से आए हुए हैं। तो हम बार के प्रॉब्लम्स क्यों नहीं सॉल्व करेंगे? हम हाजिर हैं, जरूर करेंगे, बार हमारा घर है, वी आर पार्ट ऑफ द बार। तो ये कभी दिल में ख्याल ना लाइएगा कि बेंच की तरफ से कोई ऐसी है कि वो बार के प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करेगी। किए हैं प्रॉब्लम्स रिजॉल्व और इंशाअल्लाह आइंदा भी करेंगे। देर सवेर जरूर हो सकती है, बट वी विल डू इट टुगेदर, मिलके करेंगे। आखिर में मैं फिर आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमको इनवाइट किया, इतनी इज्जत दी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जनाब चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि गुज़श्ता साल इस्लामाबाद की अदलिया के लिए ख़ास और अहम रहा। इंसाफ फराहमी में बेंच और बार में ताउन नागुज़ीर है। अदलिया और वकला के लिए सहूलियात फराहम की, हमें जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना होगा। ये भी कहा गया कि हम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं और जदीद टेक्नोलॉजी से वकला और साइलिन को आसानी होगी। गुज़श्ता साल इस्लामाबाद की अदलिया के लिए ख़ास और अहम रहा। कचहरी को G11 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रेड जोन में मुंतकिल किया। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कल अदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बानी चेयरमैन पीटीआई की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया है। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी का हुकूमती नोटिफिकेशन भी कल अदम करार। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत को बताया कि जिन मोबाइल से ट्वीट व्हाट्सएप किए गए उनकी बरामदगी तफ्तीश के बगैर मुमकिन नहीं। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रिमार्क्स दिए कि इसी बात पर आ जाएं, आप ये मोबाइल कैसे रिकवर करेंगे, मुलजिम तो जेल में है। तो इस तरह से अहम डेवलपमेंट हुई है। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कल अदम करार दे दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बानी चेयरमैन पीटीआई की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया है। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी का हुकूमती नोटिफिकेशन भी कल अदम करार दे दिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने समाअत की।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहते हैं कि इस हुकूमत की हैसियत ओपोजिशन जैसी है। हमारा हर इकदाम बेअसर और एक बंदे को धड़ाधड़ इंसाफ के लिए मसीहा मौजूद है। अदालत से पूछने आई हूँ, क्या इंसाफ सिर्फ तहरीके इंसाफ के लिए है या बाकियों को भी मिलेगा? लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अज़मा बुखारी ने कहा कि PTI की दरखास्तों पर 3 मिनट में नंबर लगता है, 15 मिनट में समाअत और फौरी इंसाफ मिल जाता है। हमारी दरखास्तें अदालती तातीलात के बाइस मुअख्खर कर दी जाती हैं। अदलिया से मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी है, मरियम औरंगजेब कौम की बेटी है। सानिया आशिक के वालिद साहब की जो है वो तस्वीर के साथ उसको स्कैंडलाइज किया गया। वो कौम की बेटी है, इस हाई कोर्ट में हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो। रिवायत है, पिटीशन दायर होती है, एग्जैक्टली 3 मिनट के अंदर उसको नंबर लगता है, 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो फिक्स होके इंसाफ मिल जाता है उनको। मैं पूछने आई हूँ कि जी इंसाफ जो है वो सिर्फ तरीके इंसाफ को मिलना है या ये इंसाफ जो है वो किसी और के लिए भी है? यहाँ पे अदालती टाइम खत्म होने के बाद तातीलात के बीच में सिर्फ एक पार्टी की पिटीशंस लगती हैं। कुछ लोग जेलों में भी मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। PTI वाले पाकिस्तान दुश्मनी में हर मनफी काम कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन के लफ्ज़ी वार कहते हैं कि बानी PTI की शक्ल में एक मसनूई शख्स को मसनूई लीडर बनाकर पेश किया। 2018 में RTS बिठाया गया, पूरे मुल्क के मैंडेट पर डाका डाला गया। 9 मई को अवाम ने देखा कि कैसे कौमी अमलाक पर हमला किया गया, कौमी यादगारों की बेहुरमती की गई। कौन सी सियासी जमात पेट्रोल बमों से हमला करती है? आप दहशतगर्द जमात नहीं तो जमान पार्क घर से पेट्रोल बम कौन फेंकता रहा? सजा याफ्ता भी हो चुके हैं। जेलों में मौजूद होने के बावजूद इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं और बात नहीं कर रहे, अब अमल भी कर रहे हैं कि एक मसनूई शख्स को मसनूई लीडर बना के पेश कर दिया गया। 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन था। जिस तरह RTS बिठाए गए, जिस तरीके से जबरदस्ती कराची के मैंडेट पे डाका डाला गया, पूरे पाकिस्तान के मैंडेट पे 2018 के इलेक्शनों में डाका डाला गया। शख्स को गिरफ्तार होता है उनका लीडर तो क्या करते हैं वो लोग? 9 मई जैसा सानिया अंदोनाक वाकया करते हैं। अगर आप दहशतगर्द जमात नहीं हो तो जमान पार्क में आपके बंगले से, आपकी कोठी से, पुलिस पर, आपके घर के अंदर के से गार्डन से पेट्रोल बम कौन फेंक रहा था? वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सदारत में एपिक्स कमेटी खैबर पख्तूनख्वा का इजलास जारी है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, कोर कमांडर पेशावर, GOC कोहाट, IG पुलिस शरीक हैं। RP बनू और दीगर आला हुकाम के अलावा बनू आम कमेटी के 5 मेंबर्स भी इस इजलास में मौजूद हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सदारत में एपिक्स कमेटी खैबर पख्तूनख्वा का इजलास जारी है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, कोर कमांडर पेशावर, GOC कोहाट, IG पुलिस शरीक है, जबकि RP बनू और दीगर आला हुकाम के अलावा बनू आम कमेटी की 5 मेंबर्स भी इस इजलास में मौजूद हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सदारत में एपिक्स कमेटी खैबर पख्तूनख्वा का इजलास इस वक्त जारी है। बनू में 2 रोज के लिए दफा 144 लगा दी गई है। जिला इंतजामिया ने 2 दिन के लिए असलहा की नुमाइश, काले शीशों वाली गाड़ियों और ड्रोन कैमरास के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है। डिप्टी कमिश्नर बनू के दफ्तर से जारी एलामिया में कहा गया है कि हाई प्रोफाइल सरकारी ऑफिशियल्स के दौरे के बाइस दफा 144 लगाई गई है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब में जिस काम की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो शुरू कर दिया। डेटा इकट्ठा करने से असल हकदारों का पता चला। डेटा के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे तो टारगेट हासिल नहीं कर सकते। किसानों का दुरुस्त डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। लोगों ने टैक्स से बचने के लिए जमीन तोड़कर रजिस्ट्रेशन करा रखी है। डेटा इकट्ठा करके अपना घर स्कीम का आगाज करने जा रहे हैं। जो लोग अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो स्कीम के हकदार बनेंगे। हर जिला से जुराइम का डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा। खुसूसी अफराद के लिए भी पंजाब हुकूमत इक़दामात करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री मंसूबे का इफ्तिताह किया और तकरीब से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि पंजाब में जिस काम की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो शुरू हो चुका है। डेटा इकट्ठा करने से असल हकदारों का पता चला। डेटा के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे तो टारगेट हासिल नहीं किया जा सकता। किसानों का दुरुस्त डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। लोगों ने टैक्स से बचने के लिए जमीन तोड़कर रजिस्ट्रेशन करा रखी है। डेटा इकट्ठा करके अपना घर स्कीम का आगाज करने जा रहे हैं। जो लोग अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो स्कीम के हकदार बनेंगे। हर जिला से जुराइम का डेटा भी इकट्ठा किया गया है और खुसूसी अफराद के लिए भी पंजाब हुकूमत इक़दामात करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया है।
डेटा पे मूव कर गई है, डेटा साइंस के मुताबिक लोगों के फैसले हो रहे हैं, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो रही है। तो ये चीज़ मुझे उस वक्त इतना इस बात ने हॉन्ट किया। तो जब हम फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गए तो हमें ये एहसास हुआ कि जो एड्रेसेस हमारे पास हैं उनमें से कई एड्रेसेस ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं है कि वो घर किधर हैं। रिलायबल डेटा की इतनी इंपॉर्टेंस है आज की दुनिया के अंदर कि अगर आप डेटा के ऊपर बेस करके अपने डिसीजंस नहीं करेंगे तो आपका जो एम है, जो टारगेट आपका है कि उसको इसका फायदा मिले, उसमें आप नाकाम रहेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास एक्यूरेट डेटा हो ताकि मैंने जिस भी कम्युनिटी के लिए, जिस सेगमेंट के लिए अगर मैं कोई रिलीफ लेके आना चाहती हूँ तो वो रिलीफ एग्जैक्टली उन्हीं लोगों को मिले जो इसके हकदार हैं। दुनिया आज अहम खबर है, आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अगस्त के वस्त में बुलाए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जुलाई में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया था, जिसके बाद 4 से 6 हफ्तों बाद मुआहिदे की हतमी मंजूरी दी जाएगी। जरा ये बता रहे हैं कि बोर्ड इजलास से पहले पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की यकीन दहानी हासिल करना होगी। माहौलियाती तब्दीली और कुदरती आफात के खतरात से निपटने के लिए फंडिंग पर जल्द बातचीत मुतवक्के है। बिजली की कीमत में मजीद ₹2.63 फी यूनिट इजाफा किया जाए। जून के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए नजरसानी दरखास्त नेपरा में दायर कर दी गई है। नेपरा CPPA दरखास्त पर 31 जुलाई को अवामी समाअत करेगा। गुज़श्ता हफ्ते CPPA ने ₹2.10 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त जमा कराई थी। मुल्क में सेहत का इनकलाब IPPs की कैपेसिटी पेमेंट से निजात में पोशीदा है। कैपेसिटी चार्जेस पूरे मुल्क के सेहत के बजट से दुगना हो गए। नियो न्यूज़ की तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। चारों सूबों का सेहत का कुल बजट 1158 अरब 30 करोड़ रुपए है, जबकि कैपेसिटी पेमेंट्स 2153 अरब तक जा पहुंची है। मामला ना रुका तो रवा बरस मजीद 2800 अरब रुपए अवाम की जेबों से पावर प्लांट्स के खाते में चले जाएंगे। 10 साल में 8344 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस के मद में झोंक दिए गए हैं। कैपेसिटी पेमेंट से जान छुड़ाकर हर शहरी की मुफ्त इलाज का ख्वाब हकीकत बन सकता है। चारों सूबों में दिल के 30 नए स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाए जा सकते हैं। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट तैयार की गई है, वो मुलाहिजा कर लेते हैं। टूटने का नाम नहीं ले रहा। नियो न्यूज़ की तहकीकात में कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से मजीद चश्मकुशा इंकशाफात सामने आए हैं। बस यूं समझिए कि दर्द बढ़ता गया जूं जूं दवा की। आदादो शुमार के मुताबिक 10 साल में IPPs को 8344 अरब की अदायगियाँ की गई हैं। वजारत तवानाई के मुताबिक 2 साल में कैपेसिटी पेमेंट्स 1082 अरब से बढ़कर 2153 अरब रुपए हो चुकी है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो रवां बरस कैपेसिटी चार्जेस 2800 अरब रुपए तक पहुँच जाएंगे। अब भी इस चुंगल से ना निकल सके तो मईशत का दिवालिया निकल जाएगा। अगर हम कैपेसिटी पेमेंट्स के शहर से निकलने में कामयाब हो गए तो 25 करोड़ आवाम के लिए सेहत के दरवाजे खुल सकते हैं। हर शहरी के लिए मुफ्त इलाज का ख्वाब हकीकत बन सकता है। वो कैसे, तो आइए इसका जायजा लेते हैं। चारों सूबों में सेहत का कुल बजट 1158 अरब 30 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल की कैपेसिटी पेमेंट्स का तकरीबन निस्फ बनता है। मुल्क में 5 जदीद कैंसर अस्पतालों की तामीर के लिए 300 अरब रुपए दरकार हैं। 564 अरब रुपए की लागत से पंजाब के 9, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के 7 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में दिल के स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाए जा सकते हैं। ये हम नहीं, आदादो शुमार कहते हैं। पंजाब में सेहत का बजट 539 अरब रुपए है। कैपेसिटी पेमेंट से जान छूटे तो 56 अरब रुपए की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल और 18 अरब 80 करोड़ रुपए से नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोधा मुकम्मल किया जा सकता है। PKLI जैसे 3 से 4 नए इदारे भी बनाए जा सकते हैं। यही नहीं, सिर्फ 87 अरब रुपए से पंजाब भर के DHQ और THQ अस्पतालों की अपग्रेडेशन हो सकती है। 55 अरब रुपए से पंजाब के तमाम बुनियादी मराकज़े सेहत का नक्शा बदला जा सकता है। मराकज़े सेहत में कैथ लैब की सहूलत फराहम की जा सकती है। सिंध में सेहत का बजट 300 अरब रुपए है। कैपेसिटी पेमेंट से छुटकारा मिले सिंध में गैम्बिट इंस्टीट्यूट, NICVD, SIUT जैसे कई मंसूबे अपने वसाइल से मुकम्मल कर सकते हैं। सिंध भर में मुफ्त दवाओं के साथ साथ हर गोठ में सेहत की सहूलियात की फराहमी भी मुमकिन बनाई जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के बजट में सेहत के लिए 232 अरब 80 करोड़ रुपए रखे गए हैं। IPPs के जाल से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों को स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात से आरास्ता किया जा सकता है।
जिससे खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को इलाज के लिए पंजाब नहीं जाना पड़ेगा। बलूचिस्तान का कुल बजट ही 955 अरब 60 करोड़ रुपए है, जो IPPs के एक साल के कैपेसिटी चार्जेस के निस्फ से भी कम है, जबकि बलूचिस्तान में सेहत का बजट तो सिर्फ 87 अरब 30 करोड़ रुपए है। यानी कैपेसिटी पेमेंट से जान छूटे तो बलूचिस्तान में हकीकी मानों में सेहत का इनकलाब ला सकते हैं। वज़ीर सनअत व तिजारत पंजाब चौधरी शाफी हुसैन ने IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया है। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा है कि IPPs ने एनर्जी सेक्टर में जितनी सरमायाकारी की उससे ज्यादा कमा चुके हैं। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कौमी मईशत के लिए तबाहकुन है। IPPs 50% की सलाहियत पर चल रही हैं और 100% कीमत वसूल कर रहे हैं। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि बास पावर प्लांट्स का बिजली पैदा किए बगैर कैपेसिटी चार्जेस के मद में करोड़ों रुपए माहाना वसूल करना अफसोसनाक है। IPPs को अब अरबों रुपए की अदायगी की जरूरत नहीं। वसाइल की कमी का शिकार मुल्क ऐसी अदायगियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने भी IPPs से मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया है। नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि तवानाई बहरान की वजह से लोग परेशानी का शिकार हैं। IPPs से दोबारा मुआहिदे किए जाने चाहिए। सिंध हुकूमत सस्ते तवानाई के मंसूबे पर काम कर रही है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में नासिर हुसैन शाह ने कहा, अगले माह वर्ल्ड बैंक के ताउन से 2 लाख शहरियों को सोलर पैनल्स देंगे। सिंध हुकूमत बहुत जल्द सोलर पार्क बनाने का इरादा रखती है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को सोलर से चार्ज किया जाएगा। सिंध हुकूमत आवाम को ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए मुतहरिक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में BRT रेड लाइन के प्रोजेक्ट पर अहम इजलास हुआ। जिना एवेन्यू को 2 माह में मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोलने की हिदायत की गई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इजलास में आगाह किया कि रूट 1 पर काम तेजी से जारी है। मलीर हॉल्ट तक मौसमियात की प्रोग्रेस 9.4% है, जबकि मौसमियात से नुमाइश तक की प्रोग्रेस 15.3% है। रेड लाइन रूट 1 पर काम जारी है, जबकि रूट 1 मार्च 2026 और रूट 2 पर जून 2026 में काम मुकम्मल होगा। वज़ीर आला ने कहा है कि रेड लाइन प्रोजेक्ट के तरक्याती कामों से इलाके के लोग परेशान हैं। मुझे BRT रेड लाइन के मसाइल हल करने हैं। दिन रात काम तेज करें और मंसूबा वक्त से पहले मुकम्मल होना चाहिए। पीपल्स बस सर्विस इंतजामिया ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए EV के एक और रूट का आगाज कर दिया है। 58 किलोमीटर के सबसे लंबे ट्रैक का आगाज हो चुका है। अब बहरिया टाउन तक नुमाइश EV4 चलाई जाएगी, जिसका किराया 150 रुपए मुकर्रर किया गया है। इस ट्रैक से मुसाफिरों को कितनी सहूलत मिलेगी, ये हम जानेंगे हमाद यूसुफ से। पीपल्स बस सर्विस का एक और इक़दाम आवाम की सहूलत के लिए कराची में एक और रूट का आगाज़ कर दिया है, जिसमें EV4 जो है वो चलाई जाएगी। बहरिया टाउन से नुमाइश चौरंगी तक चलाई जाएगी। तो बहुत बेहतरीन इक़दाम चलाया इन्होंने और इनको चाहिए कि मज़ीद इनके ऊपर गाड़ियाँ बढ़ाएं और इस सिलसिले को चलाएं। जिस तरीके से चल रहे हैं आवाम को बहुत सहूलत। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा, किराया मुनासिब है? 150 रुपये में बहरिया टाउन से नुमाइश चौरंगी तक पहुंच रहा है? मेरे ख्याल में तो इतना किराया ये मजदे भी नहीं लेते हैं जितना ऐसी गाड़ी में ये किराया वसूल करते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन इक़दाम है। डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि कोई बहरिया टाउन से सब्जी मंडी या उस्मानी रेस्टोरेंट तक जाएगा तो वो 50 रुपये देगा। इसके अलावा बहरिया टाउन से अगर कोई सोहराब गोड तक आता है तो वो 100 रुपये देगा। सोहराब गोड के बाद किसी भी स्टॉप पर अगर वो रुकता है तो उसे 150 रुपये देने हैं, जो कि 58 किलोमीटर का ये सबसे लंबा इस वक्त पीपल्स बस सर्विस का ट्रैक है। आवाम जो है वो खूब सराहा रही है हुकूमत के इस इक़दाम को, और आवाम का यही भी मुतालबा है कि दीगर ट्रैक्स पर जो है वो मज़ीद बसों का इसाफा किया जाए। जी अभी एक ब्रेक। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस की पाकिस्तानी नायाब नौजवानों के साथ बदसलूकी में मुलव्वस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने कहा है कि पुलिस की एयरपोर्ट पर लड़ाई की इत्तला पर तलब किया गया था और वाक़े की तहकीकात इस वक्त जारी हैं। इस मामले पर हम डिटेल्स ले लेते हैं। लंदन से हमारे रिपोर्टर कामरान बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, कैसे पेश आया है सारा वाक़या और अब सूरत हाल कैसी है? जी महा, ये गुज़िश्ता रोज का मामला है जो मैनचेस्टर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर पेश आया। बताया जाता है पुलिस की जानिब से कि कुछ झगड़े की इत्तला पर जब पुलिस वहां पहुंची तो जो वो वहाँ जो लोग थे उन्होंने पुलिस पर भी तशद्दुद किया। ये पुलिस की तरफ से मौक़िफ़ था, जिसमें चंद जो पुलिस एहलकारान हैं वो जख्मी हुए और हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया उन्हें, और एक खातून जो पुलिस एहलकार हैं उनकी जो नाक की हड्डी है वो भी टूट गई है। लेकिन दूसरी तरफ वीडियो में जब
पुलिस की ये स्टेटमेंट नशर हुई तो उसके बाद मजीद वीडियोस अपलोड होना शुरू होगी सोशल मीडिया पर, जिसमें ये देखा जा सकता है कि जो पुलिस एहलकारान है वो तशद्दुद कर रहे हैं, नौजवान घिरे हुए पड़े हैं और उन पर वो बदतरीन तशद्दुद कर रहे हैं, जिसके बाद जो कम्युनिटी है उसमें भी शदीद इज़्तिराब पाया गया और लोगों ने राशदल जो पुलिस स्टेशन है, क्योंकि जो लड़के थे उनका तल्लुक राशदल के इलाके से था, जो कि पाकिस्तान आजाद कश्मीर के जिला कोटली के इलाके नाड़ से जिनका तल्लुक था। राशदल पुलिस स्टेशन के बाद लोगों ने एक भरपूर एहतजाज किया और शेम ऑन यू के नारे लगाए ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस पर, जिसके बाद पुलिस ने कल तो उसको ड्यूटी से फारिग कर दिया गया था, लेकिन आज उस पुलिस एहलकार को, जो कि मज़कूरा पुलिस एहलकार है, उसको सस्पेंड कर दिया गया और जो केस है इस सारे मामले का, उसको मुकम्मल तहकीकात के लिए जो यहाँ इंडिपेंडेंट ऑफिस फॉर पुलिस कंडक्ट है उसको भेज दिया गया है, जिसके बाद न सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि यहाँ के जो गोरे हैं ठीक है। और वाकई की तहकीकात इस वक्त जारी हैं। बेहद शुक्रिया आपका कामरान। अताए रब्बे करीम परचम, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। जर्मनी में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले और कौमी परचम उतारने के वाक़े के खिलाफ विफाकी काबीना की अरकान की जानिब से हुर्मत परचम मुहिम शुरू कर दी गई। विफाकी वज़रा ने पाकिस्तानी परचम के हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की है, जिनमें कौमी परचम से वालिहाना मोहब्बत के पैगाम भी तहरीर किए गए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, विफाकी वज़रा ओवैस लिगारी, अब्दुल अलीम खान, राना तनवीर और अतातार समेत दीगर वज़रा ने कौमी परचम के साथ तस्वीर जारी की है। मुसद्दिक मलिक, अली परवेज मलिक, जाम कमाल ने कौमी परचम और पाकिस्तान जिंदाबाद के पैगाम के साथ तस्वीर जारी की है। सोशल मीडिया पर विफाकी वज़रा की हुर्मत परचम मुहिम को खूब पज़राई मिल रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा है कि फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर हमला करने वालों की शहरियत की शनाख्त पर तबसरा नहीं कर सकते। दफ्तर खारजा में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा, फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर हमले पर जर्मन हुकूमत ने इजहार माजरत किया है। जर्मन हुकूमत ने मुकम्मल सपोर्ट और ताउन की यकीन दहानी कराई है, जबकि हमारा काउंसिल खाना जर्मन इंतजामिया के साथ मिलकर जिम्मेदारान की गिरफ्तारी में ताउन कर रहा है, मगर इस वक्त हमला आवरों की शहरियत की शनाख्त के हवाले से तबसरा नहीं कर सकते। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। लाहौर के मियो हॉस्पिटल में जायदुल मियाद इंजेक्शन की मुतासरीन सामने आना शुरू हो गए हैं। बिलालगंज का नोमान मुबैना तौर पर एक्सपायर इंजेक्शन की वजह से माजूर हो गया। बच्चे की दोनों टांगे नाकारा हो गई हैं। बच्चे की वालिदा सदमे के बायस इंतकाल कर गईं। खबर की डिटेल्स क्या है, मोहसिन अलवी से हम जानेंगे। बताइएगा मोहसिन। आजमगढ़ के मेडिकल अस्पताल के कॉलेज डिपार्टमेंट के अंदर एक्सपायर इंजेक्शन लगने की वजह से मुख्तलिफ मरीजों के अंदर रिएक्शन के मामला सामने आ रहे हैं, क्योंकि अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इस मामले को डिनाई किया गया और इसके ऊपर तहकीकाती कमेटी बनाई गई है। लेकिन अब बिलालगंज के रहायशी नमान जो है वो सामने आया, जिसका ये दावा है कि इंजेक्शन यहाँ पर एक्सपायर लगाया गया, जिसके बाद उसकी दोनों टांगें माजूर हो गई और उसकी टांगें माजूर होने के बाद उसके फूटने की वजह से उसकी वालदा जो है की भागीदार और भी केसेस सामने आ रहे हैं। इस तरह के कई केसेस सामने आ रहे हैं। शुक्रिया आपका मोहसिन। कराची में बलोच कॉलोनी पुल पर हादसे का शिकार ऑयल टैंकर से फ्यूल मुंतकिल कर दिया गया है। हैवी मशीनरी की मदद से टैंकर को हटाने में काम भी शुरू हो चुका है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 1 घंटे में सड़क के दोनों ट्रैक्स बहाल कर दिए जाएंगे। अभी वहां पर क्या सूरत हाल है, उबैद शाह हमसे शेयर करेंगे। जी, इस वक्त मैं बलोच कॉलोनी पुल पर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रात तकरीबन 1:30-2 बजे के दरमियान जेट फ्यूल ले जाने वाला ऑयल टैंकर मैकेनिकल ख़राबी के बाइस हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें एक शख्स की मौत भी हलाकत भी वाक़ हुई थी। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि ये वाक़या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पेश आया, जहाँ पर ड्राइवर का कैबिन और जो टैंकर का हिस्सा है वो चलते हुए अलहदा हो गया था, जिसकी वजह से यह हादसे का सबब बना और ऑयल टैंकर बलोच कॉलोनी के पुल पर जा गिरा, जिसके नतीजे में तकरीबन 4 से 5 हज़ार लीटर जो जेट फ्यूल है वो सड़क पर बहने लगा और इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आवाम की बड़ी तादाद उसे मिट्टी का तेल समझकर जमा करने लगे। ये तमाम तर सूरत हाल के बाद यहाँ पर हंगामी तौर पर कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस, रेंजर्स और दीगर रेस्क्यू इदारे यहाँ पर पहुँचे। तहम हादसे के पेश नज़र यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी बुलवा लिया गया था कि आतिशबाजी के नतीजे में यहाँ पर फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सके, लेकिन यहाँ पर तमाम जो ऑपरेशन है वो बगैर खूबी सरंजाम हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रेन भी आ गया है और तकरीबन अब से 1-1.5 घंटे के मजीद ऑपरेशन के बाद बलोच कॉलोनी पुल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। जी।
अभी एक ब्रेक। बानी पीटीआई और इसकी जमात ने मुल्क दुश्मनी की तमाम हदें पार कर दी। बानी पीटीआई और इसकी जमात को फौरन लॉबीज की पुष्टपनाही हासिल है। गैर मुल्की किरदारों ने बानी पीटीआई के हक में ट्वीट्स किए। बानी पीटीआई को मजलूम और रियासत पाकिस्तान को जालिम दिखाया गया। स्टीव हैकेन, माइकल कोगलमैन और दीगर अहम शख्सियात ने बानी पीटीआई की हिमायत में ट्वीट्स किए। इंडिपेंडेंट, इंटरसेप्ट, फाइनेंशियल टाइम्स, अल जजीरा, BBC और इकोनॉमिस्ट ने भी बानी पीटीआई को मजलूम करार दे दिया। गैर मुल्की जरीदों ने इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान की फौज में इख्तिलाफ राय का तासुर सियासी टकराव का सबब बनता है। ये सब पीटीआई की गैर मुल्की फंडिंग और लॉबिंग फर्म्स के झूठे प्रोपेगेंडे का नतीजा है। पीटीआई ने रवां साल इलेक्शंस के दौरान तशहीर के लिए अमरीकी PR फर्म से 3 माह का मुआहिदा किया था। 2013 इलेक्शन में गैर मुल्की अबराज ग्रुप ने फंडिंग की थी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नेओ।